मुक्तिबोध जी की कविता अंधेरे में के छठे भाग को लेकर के ये वीडियो प्रस्तुत है। इससे पिछले भाग में हमने देखा था कि काव्य नायक ने मणिया और रेडियो एक्टिव रत्नों को खोजा था और यह पाया था कि वे उनके अपने अनुभव, वेदना और विवेक निष्कर्ष थे। और साथ ही यह ग्लानि भी वहाँ दिखाई गई थी कि उन्होंने उन रत्नों को स्वयं ही गुहावास दे दिया था। लेकिन इसी भाग की अंतिम पंक्ति में उन्होंने ये संकेत किया था कि जूझना ही तय है, यानी कि कमर कसकर वो आगे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जो अगला हमारा छठा भाग है अंधेरे में का, उसमें वो आगे की लड़ाई लड़ते हैं पूरे संघर्ष के साथ, उसी का विवरण उसमें आता है। ये जो भाग है ये इसमें भी कई सीन आते हैं, जिसमें से कि घंटा घर का एक सीन आता है, फिर चौराहे की बात होती है, चौराहे के बाद गलियों में आते हैं, फिर तिलक मूर्ति के पास पहुंचते हैं, उसके बाद गांधी जी से एक साक्षात्कार होता है जो उन्हें शिशु देते हैं। वह शिशु आगे चल कर के सूरजमुखी फूल में परिवर्तित होता है और फिर उसके बाद बंदूक में भी वो बदल जाता है। उसके बाद एक कलाकार का सीन आता है जिससे काव्यनायक को बहुत साहस मिलता है, लेकिन फिर वे बंदी बना लिए जाते हैं। उनकी एक स्क्रीनिंग होती है, उनकी जांच पड़ताल होती है, इसमें उनकी आत्मा को खोजने का प्रयास चलता है। उसके बाद वहाँ उनकी रिहाई हो जाती है और रिहा होने के बाद वो साथियों को देखने का संकल्प लेते हैं अपनी तरह के, और जो रास्ते में उनको पत्थर मणियों के रूप में दिखते हैं उनको भी वो फूलों में परिवर्तित करने का संकल्प लेते हैं, कोशिश करते हैं। और अंत में फिर एक जोखिम उठाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इस भाग में एक ऐसा जोखिम जो कि एक तरह से बहुत प्रसिद्ध है हिंदी जगत में, जिसमें अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की बात की गई। तो इस छठे भाग में यही सारे जो सीन्स हैं वो आएंगे, लेकिन बहुत लंबा होने के कारण इसमें ऐसा किया जा रहा है कि इस वीडियो में जो कलाकार का सीन है उसके ठीक पहले तक के जो तमाम प्रसंग आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम कलाकार वाले प्रसंग से आगे की चर्चा करेंगे। तो भाग 6 हम शुरू करते हैं, एक पाठ करने की कोशिश करते हैं। भाग 6 शुरू होता है जैसे कि भाग 5 में वो कह देते हैं अंत में कि जूझना ही तय है। तो उसी संघर्ष की एक तरह से प्रक्रिया चल रही है, और वो कहते हैं कि सीन बदलता है, सुनसान चौराहा सावला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद, सावली हवाओं में काल टहलता है। रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की 4 अलग गतियां, 4 अलग कोण की 4 अलग संकेत, मनस में गतिमान 4 अलग गतियां। खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल मचल मचल कर। आप देखेंगे कि एक पूरा बिंब ही जो है वो बन जाता है घंटा घर का। और बहुत ध्यान से देखें तो रंगों में उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि सावला चौराहा है, चौराहा ही सावला है, सावला रंग बार बार इस कविता में आता है, जहाँ पर कि
अस्पष्टता का एक बोध होता है। घंटाघर गेरुए रंग का है और उस पर जो गुंबद है वो कत्थई रंग का है, और ये भी बताया गया है कि वह बुजुर्ग गुंबद है। उसके साथ फिर हवाओं की चर्चा की है जो कि सांवले रंग की है, और जो घड़ी के चेहरे हैं वो पीले रंग के हैं। घंटा घर है, उसमें चारों तरफ घड़ियां लगी हुई हैं, तो उसका जो बेस है घड़ी का, जो चेहरे हैं वो पीले रंग के दिखते हैं। तो ये घंटा घर क्या है? ये देखें तो शासन का प्रतीक है, और चार अलग गतियां, वो हम कह सकते हैं कि ये एक शासकीय चाल है। कैसी चाल है कि कंफ्यूज करने की, यानी समय एक चाल नहीं चल रहा, कई तरह की चालें वो चल रहा है, तो इससे अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि मूलतः हो क्या रहा है। तो एक तरह से कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर है, और समय के साथ जो तालमेल है वह खो गया है। फिर जो बिजली खम्भे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि खम्भों पर बिजली की गर्दनें लटकी। तो यहाँ पर एक जो बात समझने की है कि बिजली अपने आप में नहीं लटकेगी, तार के माध्यम से ही लटकेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो बिजली की तारें जो है वो लटकी हुई बिजली के खम्भों पर, यानी तारे ऐसे जैसे गर्दन लटकती, तारे इस तरह से लटकी है जैसे कि गर्दन लटकती हो, और बल्बों के पास कीड़े फटक रहे हैं, जैसे वे किसी बेचैन ख्यालों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे हम एक सत्ता का रूप मान के चलें, तो इससे ये भी एक अर्थ निकलता है कि जो सत्ता है वो खुद अपने आप में बेचैन है, अस्थिर है। तो उसकी अस्थिरता को दिखाने के लिए ये बात कही जा रही है। उसके बाद वो कहते हैं, घंटाघर के तले ही पंखों के टुकड़े बीट व तिनके, गुंबद विविर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी, बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब ओर, मानो के इरादे भयानक चमकते। आगे वो क्या कहते हैं कि सत्ता तो अस्थिर है, तो ऐसे में जो गुंबद की दरारें हैं उसमें बूढ़े असंभव पक्षी, यानी सत्ता के पीछे जो अनुभवी खूंखार शासक है वो ही पक्षियों के रूप में बैठे हैं। वे या तो उन दरारों में छिपे हुए हैं ताकि उनकी सीधे कोई पहचान न कर ले, और वे सत्ता की बनाई हुई दरारों में छिपकर उसके लिए नजर रखने का काम करते हैं। तो इस तरह से देखें तो अपने आप को छिपाना है, और नजर पैनी रख करके जितनी गतिविधियां चल रही हैं उस पर ध्यान रखना है। तो ये कुल मिला करके ये घंटा घर का सीन बनता है, और घंटा घर के साथ ही फिर चौराहा लगा। तो चौराहे पर जब वो आते हैं तो क्या कहते हैं कि सुनसान चौराहा, बिखरी है गतियां, बिखरी है रफ्तार, गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा, भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में अंधेरे में सुलगाता सिगरेट, अचानक तांबे से चेहरे की ऐंठ झलकती, पथरीली सलवट दिया सलाई की पल भर लौ में भयानक दिखती, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार, मानो अपेक्षित कहीं न कुछ हो। जाने क्या हो गया, जाने क्या हो जाए, जाने क्या हो जाए, जाने क्या हो जाए। वह ताक रहा है, संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था, गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीच में, एक और टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े उड़ता परंतु अड़ा है। तो ये जो घंटा घर है उसके सामने जो चौराहा है उसकी बात है, उसका एक ओवरव्यू है जिसमें सैनिक अलग अलग टुकड़ियों में
विद्रोहियों को खोज रहे हैं, उनकी छानबीन कर रहे हैं, जिससे वो खोज के अनुसार अपनी अलग अलग गतियां बनाए हुए हैं। खोज बहुत जिसको कहें कि यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं, तो इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि उनकी अलग गतियां बन गई। लेकिन उन्हें नाकामी मिलती है, कोई मिलता नहीं, तो नाकामी मिलने पर एक थकावट उन्हें महसूस होती है और वे सिगरेट सुलगाने लगते हैं, जिससे उनके चेहरे पर की एक ऐंठ प्रकट होती है। ऐंठ प्रकट होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हार न मानने वाली एक स्थिति है वो उनके चेहरे पर दिखाई देती है। उनका स्टील लुक लगातार बना हुआ है, चेहरा इतना निर्भय हो गया है उनका कि एक सेकंड के प्रकाश में भी वह बहुत भयानक दिखता है। बहुत डर पैदा करने वाला चेहरा वो एक दिया सलाई जलाने के मोमेंट में भी वो दिखता है। लेकिन हर रोशनी में उसके चेहरे के भाव इस तरह बदलते हैं कि जैसे वे इस आशंका में हो कि कहीं कुछ अनपेक्षित न हो जाए, यानी कि जो विद्रोह है वो अचानक कहीं फूट न जाए, तो इसकी आशंका उनके मन में आती है। उन सिपाहियों का जो जत्था है वो चौक पर त्रिकोण गोल बनाकर संगीनों पर टिका हुआ दिखाई देता है। वहाँ सिर्फ सैनिक ही नहीं है, बल्कि बड़े विद्रोह की आशंका के कारण वहाँ टैंकों की व्यवस्था भी की गई है। तो विद्रोह को पूरी तरह से दबाने के लिए एक पूरी व्यवस्था जो है वहाँ पर बनाई गई है, रखी गई है। अब यहाँ पर एक बात बताने की है कि जो जबलपुर का शहर है उसमें ऐसा घंटाघर होने की बात की जाती है, वहाँ पर ऐसा घंटाघर है। और उसके साथ ही एक बात ये भी पता लगती है कि उस घंटाघर के लगभग 200-250 मीटर की रेंज में एक तिलक जी की मूर्ति भी मिलती है। उसको तिलक तलैया के नाम से उस जगह को जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय तिलक जी ने वहाँ पर एक आम सभा की थी, तो उन्हीं की याद में वहाँ पर ये तिलक जी की मूर्ति है, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए ये जो सारे संदर्भ बन रहे घंटाघर के, चौराहे के, ये जबलपुर की तरफ ही ये इशारा करते हैं। तो इस स्थिति पर नामवर जी ने लिखा है कि सैनिक शासन को मृत दल की शोभा यात्रा के समान ही कवि की दृष्टि में अस्मिता के खोने का संदर्भ वो देखते हैं। नामवर जी वे कहते हैं कि किसी मृत दल की शोभा यात्रा और सैनिक शासन के आतंक से अस्मिता के खोने की वजह की बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। संदर्भ की भयावहता अस्मिता के बोध की तीव्रता को और भी उभार देती है। तो अस्मिता के बोध के साथ इसको जोड़ा है और वो कह रहे हैं कि जितना ही अटैक होता है उतना ही जो अस्मिता का जो बोध है वो और अधिक गहराता चला जाता है। इस संदर्भ में अशोक वाजपेयी जी ने भी अपने लेख भयानक खबर की कविता में कहा है कि मुक्ति बोध जी के बारे में कि जो सैनिक सिगरेट सुलगाता है और पल भर के लिए उसके चेहरे पर जो भाव दिखता है उसके लिए वो कहते हैं कि उनकी मानवीय प्रतिमा कितनी भी विकृत क्यों ना हो, उसमें हमेशा मार्मिक तात्कालिकता होती है। यानी कि कितना ही कठिन मानव हो जाए, लेकिन मार्मिकता का एक पल उसके किसी न किसी रूप में उसके साथ दिख ही जाता है। ये मुक्ति बोध जी के यहाँ होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है
जो अशोक वाजपेयी जी ने रेखांकित की है। फिर इसके बाद आगे कहते हैं भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, यानी कि जो समय है वो भागते हुए, बचते हुए, लड़ते हुए किसी तरह से कट रहा है। भागती है चप्पल चटपट आवाज चाटों सी पड़ती, पैरों के नीचे का कीच उछलकर चेहरे पर छाती पर पड़ता है सहसा ग्लानि की मतली। अब भागने का सिलसिला आगे चलता रहता है। भागने से चप्पलों की जो आवाज आती है तो वो स्वयं को ही चाटो जैसी सुनाई पड़ती है और लगता है कि जैसे कोई गाल पे तड़ातड़ चाटे मार रहा हो इस संघर्ष के दौर में। और जब वे भागते हैं तो नीचे का जो कीचड़ है वो उड़कर चेहरे और छाती पर पड़ने लग जाता है। इससे उनको बदबू आती होगी और उल्टी जैसा लगता है और ये फिर एक ग्लानि से भरा हुआ एक क्षण है। ग्लानि बहुत भय से गुजरने की होती है ये, क्योंकि इसमें एक भय भी मिश्रित है, सिर्फ एक चिड़िया कुड़न ही नहीं है, उसमें भय भी सम्मिलित है, क्योंकि वो अपनी जान बचाते हुए लगातार भाग रहे हैं। इस जो ग्लानि है इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी जो मध्यवर्गीय जो यथास्थितिवाद है उसकी अकर्मण्यता की भी एक भावना जो है वो मिश्रित इसमें होगी। तो भागते हुए थप्पड़ और उल्टी का एहसास जो है वो ग्लानि से उपजते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गलियों का गोल गोल खो अंधेरा चेहरे पर आंखों पर करता है हमला, अजीब उमसवास गलियों का रुंधा हुआ उच्छ्वास, भागता हूँ दम छोड़ घूम गया कई मोड़। तो कहते हैं कि गलियों का जो अंधेरा है वो अपने आप में एक जीवंत प्राणी की तरह दिखता है, एक ब्लैक होल की तरह दिखता है जो खुद ही काव्य नायक पर जैसे हमला कर रहा हो, उस पर हमला करता हुआ लगता है। यानी जो गलियां हैं वो भागते हुए भी बहुत जीवित दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई निर्जीव चीज है, उनमें जैसे प्राण चलते हो और वो भी काव्य नायक पर हमला करने के लिए तैयार है। गलियों में उमस है, यानी कि वहाँ हवा नहीं है और गर्मी है तथा बदबू है। तो उमस और बदबू से भरी हुई वो गलियां हैं और उनकी दशा ऐसे है जैसे कोई सांस भीतर लेकर रुक गया हो और उसका दम घुट रहा हो। तो गलियां अपने आप में एक नली की तरह लगती है, जैसे कि वो सांस उन्होंने ली हो और ले करके सांस रुक गई हो, सांस निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो और दम घुट गया हो। तो ये गलियों की स्थिति उनको लगती है कि गलियां भी एक तरह से हमलावर की तरह दिखाई देती है। धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते, भय के या घर के कह नहीं सकता, आता है अकस्मात कोलतार रास्ता, लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा, बेचैन आंखें ये देखती हैं सब ओर, कहीं कोई नहीं, नहीं कहीं कोई भी। आगे वो कहते हैं कि भागते भागते जो घर या भय है उसकी आकृतियां उनको दिखती हैं, यानी घर की आकृतियां भी जो है वो एक भयानक रूप ले लेती हैं। तो भय एक तो अंधेरे का और दूसरा उनकी अंतर कथाओं के अनुमान का, यानी अंधेरे का डर तो है ही क्योंकि अंधेरा अपनी तरह से काम कर रहा है, लेकिन जो घर उनको दिख रहे हैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी कथाएं क्या होंगी, कैसे वो उजड़े होंगे या कैसे उनमें लोग बंद होंगे या जो भी स्थिति बनती हो, तो उनकी अंतर कथाओं का अनुमान वो भागते भागते कर रहे हैं। तो अचानक एक सुनसान लंबा चौड़ा रास्ता आता है जिस पर कोलतार बिछा हुआ है और इसी कारण वह काला और निर्जन लगता है। बहुत भयानक दिखता है वो रास्ता।
उस पर कोई नहीं है, नीचे काली सड़क है और ऊपर काला आसमान। तो एकदम एकदम निर्जन जगह है, ऊपर भी काला आसमान है, नीचे भी कोलतार से नदी हुई चौड़ी सड़क है जो बहुत काली है। पर वहाँ एक चीज है कि तारे हैं और उनकी जो चमचमाती आंखें हैं वो संदेश दे रही है, कोई संदेश दे रही है। तो ये याद कीजिए कि जब बरगद पात गिरा था तो भी वो एक संकेत था कि आगे कुछ होने वाला है। और ये हुआ था कि जो गुहा थी वहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव मणि और रत्नों को पहचाना था। तो यहाँ पर भी इस बार तारों की आंखों से एक संदेश उनको मिला है और इसको भी एक संकेत की तरह देखना चाहिए। तो इसका अर्थ ही है कि अब कुछ होने वाला है। इस संदेश से काव्य नायक का हृदय भी चमचमा उठता है। कहते हैं, श्याम आकाश में संकेत भाषा से तारों की आंखें चमचमा रही हैं, मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है, कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर। तो वो संदेश देती हैं वो आंखें और इससे लगता है कि कुछ होने को है। इस संदेश से उनका काव्य नायक का जो अपना हृदय वो भी चमचमा उठता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन्हें रास्ते के बीच खींचने लग जाता है। जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर, सपाट सुने में ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग स्तब्ध जड़ीबूट, देखता हूँ उसको परंतु जो ही मैं पास पहुँचता पाषाण पीठिका हिलती सी लगती, अरे अरे यह क्या, कण कण कांप रहे जिनमें से झरते नीले इलेक्ट्रॉन, सब ओर गिर रही चिंगियां नीली, मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार। तो उन्हें लगता है कि जैसे कोई उन्हें रास्ते में खींच रहा है। वो उस निर्जन में तिलक की मूर्ति के सामने आ जाते हैं। उसे सामने देखकर जैसे ही काव्य नायक उस मूर्ति के पास पहुंचता है तो देखता है कि अचानक मूर्ति कांपने लग जाती है और उससे नीले इलेक्ट्रॉन झरने लगते हैं, यानी कि उसके भीतर एक जीवन की प्रक्रिया चल रही है। फिर वो कहते हैं, मुस्कान पत्थरी होठों पर कापी, आंखों में बिजली के फूल सुलगते, इतने में यह क्या, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून, न जाने कब से लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, खून के धब्बों से भरा अंग रखा, मानो कि अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा, मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से। तो वो देखते हैं कि इतने में वह मूर्ति मुस्कुराती और उसकी आंखों में बिजली के फूल यानी जो चमकीले फूल हैं वो प्रज्वलित होने लगते हैं। तभी उनके भव्य ललाट में से लाल गरम खून नाक के रास्ते टपकता है और उनके अंग रखे या गमछे को रंग देता है। जैसे बहुत चिंता करने के कारण, असीमित चिंता करने के कारण उनके मस्तिष्क की दीवारें फट गई हों और मस्तक का वह गर्म लाल रक्त नाक से बह गया। तो इसे देखकर काव्य नायक बहुत परेशान हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, वो कहते हैं उस मूर्ति से, हाय हाय पिता पिता ओ चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा है जिंदा, चिंता क्या है। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से बरबस चिपका, रुआसा होता देह में तन गए करुणा के कांटे, छाती पर सिर पर बाहों पर मेरे गिरती है नीली बिजली की चिंगियां, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। आगे वो क्या कहते हैं,
कि जब वे बहुत परेशान हो जाते हैं उनका यह रूप देख करके उस मूर्ति का, तो वो उनको पिता शब्द से संबोधित करते हैं और उनसे चिंता न करने की अपील करते हैं। ये कहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं तो हमारे रहते हुए इतनी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वे तिलक जी की मूर्ति के पैरों पर अपनी छाती रखकर रोने को होने लगते हैं। ये जो रुदन है, ये अगर देखा जाए तो एक प्रकार से एक परंपरा के संकट में, एक परंपरा जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, उसके संकट में पड़ जाने के कारण यह रुदन सा जो एक माहौल बन गया है, ये उससे जुड़ता है। इस रुदन से जो करुणा है वह सारे देह में कांटे के रूप में तनने लग जाती है। यानी जितनी करुणा होती है, पीड़ा कम होने के बजाय और बढ़ती चली जाती है। यह पीड़ा ऐसी है जैसे छाती, सिर और बाहों पर बिजली के कण गिरते हैं। वे आगे कहते हैं कि उनके हृदय पर जो इस पीड़ा का आघात पहुंचता है, तो ऐसा लगता है कि उसमें से रक्त बहकर आत्मा में पहुंच गया हो और इतना अधिक बहा हो कि लगता है कि जैसे शरीर कम पड़ गया हो, तो आत्मा तक रक्त का तालाब बन गया। यानी इतना रक्त का स्राव हुआ कि जो शरीर है वो भी जैसे रक्त को संभालने के लिए कम पड़ गया, और फिर जिस जगह को आत्मा कहते हैं वहां जा करके वो रक्त पहुंच गया और जमा होता रहा और फिर वहां पर एक रक्त का तालाब बन गया। आगे कहते हैं कि इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में है धड़धड़, कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त, विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा है बसूला, छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई, भयानक जिद को कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, कोई बड़ा भारी हट उठ खड़ा हुआ है। तो इतने में काव्य नायक को लगता है कि जैसे उनकी छाती के भीतर कोई ठक ठक कर रहा है और सिर में धड़ धड़ हो रही है, जैसे कि कोई हड्डी काट रहा हो। उन्हें एहसास होता है कि यह और कोई नहीं बल्कि उनका अपना विवेक है, जो रंदे और बसूले जैसे औजारों से भीतर की मरम्मत कर रहा हो। रंदे और बसूले वो औजार हैं जिनसे लकड़ी को सपाट बनाने का और छीलने का और उनको एक आकार देने का काम किया जाता है। तो विवेक जो है वो उनके भीतर के व्यक्तित्व को जैसे काट रहा हो, छाट रहा हो, पुनर्निर्मित कर रहा हो या उसको एक अर्थ देने का प्रयास कर रहा हो। विवेक वे पत्थर थे जो प्रपात से भीगकर जागृत हुए थे। याद कीजिए कि पिछले भाग में, 5वें भाग में अनुभव और जो विचार थे या जो विवेक निष्कर्ष थे, वही वो रत्न थे। तो यानी कि जो विवेक है उससे वो एक तरह से भीतर का जो बदलाव है उसको लाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। यह विवेक तिलक जी की परंपरा, उसी परंपरा से उपजा है जो फिर काव्य नायक का आत्मालोचन कर रहा है, उसे संभव बना रहा है कि वो फिर से अपने में परिवर्तन लाए। इस तोड़फोड़ का नतीजा यह है कि पुनः काव्य नायक का आत्म पुनर्निर्मित हो रहा है और फिर जैसे वह जागृत हो गया और लड़ने की, संघर्ष करने की जिद उसके भीतर बैठ जाती है। तारों की आंखों की चमचमाहट के संदेश की परिणति यही होनी थी। तो यही एक शुभ संदेश आया था, जिसका परिणाम यह निकला कि एक हट, एक जिद काव्य नायक के अंदर बैठी। और वो क्यों बैठी? क्योंकि विवेक ने उनके व्यक्तित्व का परिवर्तन उनके भीतर काट छाट करके कर दिया। रामविलास जी ने अपने लेख नई कविता और मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन में तिलक जी के बारे में
मुक्ति बोध जी का वह विश्लेषण उद्धृत किया है जो उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति में प्रकाशित है। उसमें मुक्ति बोध जी लिखते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता की उदासीन जड़ता हटाकर उसको वीर और साहसी बना दिया। तिलक एक महापंडित थे। पांडित्य के तेज में कार्य की शक्ति थी। कार्य की शक्ति जो शब्द है इसको ध्यान में रखें, क्योंकि करने की क्षमता के साथ यह जुड़ा हुआ है। कार्य की शक्ति में जनता में प्राण फूंक देने की ताकत थी। उस कार्य शक्ति से जनता जो है वो आंदोलित हुई थी। अंग्रेज उनकी लेखनी से थर्राए थे। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। वह मुकदमा देश भर में गूंज उठा। उन्होंने भारतीय जनता को युद्ध ब्रैकेट में शस्त्रों से नहीं का आह्वान किया था। उनकी मृत्यु सन 20 में हुई। बंबई के मजदूरों ने आम हड़ताल कर दी। सुदूर रूस में बैठे हुए लेनिन ने उसे देखा और कहा कि यह भविष्य का संकेत है। यहाँ पर मुक्ति बोध जी का कोटेशन खत्म होता है और रामविलास जी आगे लिखते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण करके कवि का पिता पिता कह उठना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अगर हम तिलक जी के बारे में मुक्ति बोध जी के विचार समझे तो दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो कार्य की शक्ति की बात वो करते हैं जो महत्वपूर्ण है, और उनकी परंपरा शस्त्रों की नहीं है। विचार से, तर्क से, इससे बदलने की परंपरा तिलक जी की है। और तीसरी बात ये कि ये जो मृत्यु वाली उनकी घटना हुई थी उस पर जो हड़ताल हुई तो उसको लेनिन ने रूस में बैठ करके रेखांकित किया था। तो ये तीन बातें ऐसे हैं जो मुक्ति बोध जी के मन में तिलक जी को लेकर के, और इसीलिए एक परंपरा जो है वहाँ पर बनती है। यहाँ पर एक संदर्भ याद आता है। बनारस में एक अखबार आता है आज, उसके संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर जी। तो तिलक जी की मृत्यु पर उन्होंने एक लेख लिखा था पराड़कर जी ने, जिससे एक और बात का पता चलता है कि जब तिलक जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय के जो अंग्रेजी अखबार थे गुलाम भारत के, उन्होंने उस पर कुछ ऐसी टीका टिप्पणी की थी जो कि अशोभनीय थी। और इस बात को लेकर के भारतीय लोगों में नाराजगी हुई। ये किस्सा जो है ये पराड़कर जी के संपादकीय में लिखा हुआ है, जो लक्ष्मी शंकर व्यास जी की किताब में मिल जाता है। तो उस क्रोध में जब ये बात लोग लिखने लगे कि ये बहुत गलत हुआ है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उन अखबारों को, और उसमें ख़ास तौर से स्टेट्समैन अखबार के मिस्टर जोन्स का जिक्र किया जाता है। तो उस वक्त जो पराड़कर जी के समय स्टेट्समैन का जो विरोध है वो जनता ने किया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी किया। बंगाली समुदाय ने पत्र का बहिष्कार किया तो कलकत्ते की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसने बहुमत से निश्चय किया कि उस अखबार को विज्ञापन ही नहीं दिया जाएगा। तो इस सब का प्रभाव मिस्टर जोन्स पर पड़ा और उन्हें ये मानना पड़ा था कि उन्हें खुद लोकमान्य के गुणों का ज्ञान नहीं था, और जो जनता ने एक शोक रखा है उससे उनकी आंखें खुली। पराड़कर जी के अनुसार फिर मिस्टर जोन्स को अपने ही अखबार में शर्मिंदा होकर के इस बारे में दुख प्रकाशित अपना करना पड़ा था। तो इस तरह से देखें तो जो तिलक जी के संदर्भ है वो बहुत व्यापक है और बहुत बड़ी परंपरा वो बनाते हैं। तो इसी का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर जो जिद की बात है या हट की जो बात की जा रही है,
कोई बड़ा भारी हट उठ खड़ा हुआ है। तो इस शब्द पर रामविलास जी लिखते हैं कि यह जिद अपने दायित्व से हटने, एकांत में समाज से अलग रहकर रहस्यवादी अथवा अस्तित्ववादी चिंतन करने की जिद है। इसको वे अस्तित्ववादी चिंतन की दृष्टि से देखते हैं। उसी प्रकार उन्होंने विवेक शब्द पर भी चिंतन किया है और लिखा है कि विवेक बहुत ही उपयुक्त शब्द है। साहित्य और राजनीति की परंपरा का बोध कवि के विवेक को तीव्र करता है। इस विवेक को मुक्ति बोध की आत्मग्रस्तता सह्य नहीं है। विवेक के रंजने से निजत्व छीलकर आत्मग्रस्तता दूर करके मुक्ति बोध अपना नया व्यक्तित्व गढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि रामविलास जी काव्य नायक में और स्वयं में कोई अंतर नहीं करते, तो अपने ही व्यक्तित्व को बदलने की बात वो करते हैं, ऐसा रामविलास जी कहते हैं। अब इसके बाद आगे क्या होता है कि जब तक वे तिलक का ये प्रसंग चल रहा होता है, तभी जो है आगे क्या होता है कि इतने में आसमान कांपा, वह धाए धाए बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, कोहों सी गलियों के अंधेरे में एक और मैं थक बैठ गया सोचने विचार में। तो एक गली में वो अंधेरे में बैठ गए सोचने के लिए, विचारने के लिए। अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों पार से रोने की पतली सी आवाज सूने में कांप रही दूर तक। कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत यानी पशुओं जैसी आवाज, वेदना भयानक थरथरा रही है। तो गली के अंधेरे में काव्य नायक बैठता है तो घरों के छप्परों से एक रोती हुई पतली आवाज सूने में कांपती सी कानों में पड़ती है, कांपती हुई रोती हुई आवाज। जैसे वह आवाज बहुत सी कराहों के बीच में से छन कर आती हो। कराह एक बार बस ध्यान कर लीजिए कि चोट लगने पर जो एक दर्द से निकलने वाली आवाज होती है उसको कराह कहते हैं। तो ये पशुओं जैसी प्राकृत है, यानी कि ओरिजिनल है, इसमें कोई नाटकीयता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जो भयानक दर्द है वो कंपित हो रहे हैं। तो उस तरफ उनका ध्यान जाता है। आगे कहते हैं, मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ सामने मेरे, सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा हिल रहा, वह मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता सहसा, बाल बिखरते दिखते हैं कान, कि फिर मुंह खोलता है वह कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं। ध्यान से देखता हूँ वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार, पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया है। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी। इस तरह पंगु आश्चर्य, नहीं नहीं, वे जांच पड़ताल सुराग रसी से कुछ करते हैं चुपचाप रूप बदल। तो वो उस आवाज को सुनने के प्रयास करते हैं कि अचानक दिखाई देता है कि एक कांपता हुआ मरणासन्न व्यक्ति सर्दी के बोरे में ढके हुए सामने आता है। उसके हाथ पैर सिमटे हुए हैं, कांप रहा है, तो ऐसा लगता है कि मर जाएगा। और उसका सिर बोरी में से निकलता है तो क्या दिखता है कि बाल बिखरे हुए हैं और कान दिखते हैं। तो मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बुदबुदा रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे सुनते नहीं, काव्य नायक इसको नहीं सुन पाते। वो कहते हैं कि वो बहुत देखा हुआ जाना हुआ परिचित था जिसे पाया नहीं गया था। तो उसे देखा बहुत था, बहुत उसको जाना गया था, कई बार
निरखा गया था लेकिन पाया नहीं गया था, उसे प्राप्त नहीं कर सके थे, यानी कि उससे सीधा सीधा साक्षात्कार कभी नहीं हो पाया था। अचानक समझ आया कि वे गांधी जी थे। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वो जो करा और रोने की आवाज आ रही है, क्या वो गांधी जी की थी? क्या वे रोते हुए आ रहे थे? संभव है कि इस माहौल में जहाँ पर सारी परंपराएं विकटित हो चुकी हों, तो ये गांधी जी के साथ भी संभव हो सकता है। वे क्या कर रहे हैं? वे रूप बदल कर जासूसी कर रहे हैं, जैसे किसी सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं, और इसीलिए वे उसमें छुपे हुए थे, रूप बदल। अब आगे देखें कि क्या होता है कि अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर, अंधेरे की स्याही में यानी अंधेरे में लिपे पुते गांधी जी को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ पास कि बिजली का झटका कहता है, भाग जा हट जा, हम है गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। तो उनको इस रूप में देखकर काव्य नायक स्वयं को दीन कह उठता है। गांधी जी को दीन नहीं कह रहा, अपने आप को दीन कह रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ही वो मूल स्रोत हो सकते थे या रहे हैं भारत की जनता के लिए, जो दीनता से उठाने के प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो मूल स्रोत ही इस हालत में है, तो फिर जो लोग उन पर निर्भर हैं वो निश्चय रूप से दीन हो ही जाते हैं। तो बिजली के झटके से जैसे इतिहास संवाद करता है, और अभी आप समझेंगे कि लगभग 3-4 संवाद गांधी जी ने इसमें कहे हैं, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक काल्पनिक संदेश मुक्ति बोध जी ने गांधी जी का बनाने की और देने की कोशिश की है। तो वो संवाद क्या करते हैं कि हमें छोड़ दो, यानी कि हम जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे, हमें छोड़ दो, हम बीता हुआ वक्त जा चुके, यानी आज की लड़ाई गांधी जी के अस्त्रों से नहीं लड़ी जा सकती, ऐसा यहाँ पर प्रस्तावित हो रहा है। इसके साथ ही उनकी मुख मुद्रा गंभीर होती है, जो उनके कथन को भी गंभीर बनाती है, मानो कि उन्होंने जैसे कोई सूत्र दे दिया। तो वो एक सूत्र देते हैं कि भाग जा हट जा, हम गुजरे हुए जमाने के हैं, तो हमसे बात नहीं बनेगी, अपने रास्ते खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। फिर आगे कहते हैं, किंतु मैं देखा किया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटे वैसे ही शब्दों में गुरुता। वे कह रहे हैं, दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बाग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। तो ये दूसरा संवाद है जो कह रहे हैं दुनिया के बारे में कि वह कोई कचरे का लावारिस ढेर नहीं है, जिसको दबाकर कोई भी अपने विचार या कर्म लाद कर उसे अपना गुलाम बना ले। दुनिया इतनी कमजोर नहीं हो सकती। यहाँ पर थोड़ा सा एक अर्थ रामविलास जी ने दिया है। नई कविता के परंपरा बोध का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि नई कविता साहित्य और राजनीति की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रही, उससे पीछे जा रही। मुक्ति बोध ने नई कविता की बुनियादी कमजोरी का उल्लेख अपनी आलोचना में किया था, जो कि इस प्रकार है कि आज के युग के मूलभूत जीवन तथ्यों के तर्क संगत तथा अनुभव सिद्ध निष्कर्षों और परिणामों की ओर न जा सकने के कारण आज का कवि वर्तमान मानव समस्याओं के प्रति भी उदासीन है। यह उन्होंने नई कविता का आत्मसंघर्ष से लिया है, और उसके बाद वो कहते हैं रामविलास जी, यही बात उन्होंने दूसरे ढंग से गांधी जी से कहलाई है। यह मुक्ति बोध की स्वयं की आत्मालोचना भी है। तो ये जो पंक्तियां हैं
कि दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बाघ दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। तो इसका अर्थ है कि कोई भी जो नई बातें, नई चीज़ें आ रही हैं, तो दुनिया को इतना हल्का समझ करके अपने गिरफ्त में नहीं ले सकती। तो रामविलास जी ने इसी बात को नई कविता के आंदोलन के साथ जोड़ दिया है। वे कह रहे हैं आगे कविता में, वे कह रहे हैं मिट्टी के लोंदे में किरनीले कण-कण गुण है, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए, मैं अति उद्विग्न। तो ये तीसरा संवाद गांधी जी देते हैं काव्य नायक को और कहते हैं कि जनता में भरपूर शक्ति होती है कि वह भविष्य का निर्माण स्वयं करे। यानी खुद से और वर्तमान की शक्तियों से उन्होंने उस काल को, या जो काव्य में जो समय चल रहा उसको मुक्त किया और जनता को ही उन्होंने सर्वोपरि माना है गांधी जी ने। फिर ये सुन करके वे उद्विग्न हो जाते हैं। वो फिर से एक तरह से एक जिसको कहे कि गहन पीड़ा में वो चले जाते हैं, सोच विचार में चले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बुरा, बाह में बच्चा, आश्चर्य अद्भुत, यह शिशु कैसे? मुस्कुरा उस द्युति पुरुष ने कहा तब, ये चौथा संवाद है, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको सुरक्षित रखना। तो काव्य नायक ने गांधी जी को आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी कहा है। पिंजर का अर्थ पंजर से, यानी हड्डियों का वो अस्थि पंजर जैसे हम कहते हैं, हड्डियों का वह ढांचा जिस पर शरीर खड़ा होता है। यानी गांधी जी मात्र एक कमजोर ढांचा भर रह गए हैं और स्वयं से काव्य नायक को भगा भी रहे, उसे पास नहीं रखना चाहते। इस स्थिति पर नंद किशोर नवल जी ने अंधेरे में इसी नाम की लेख में उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही नेता, यानी तिलक जी और महात्मा गांधी जी, ये दोनों ही नेता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महान नेता रहे। मुक्ति बोध बहुत संकट की घड़ी में इन नेताओं को याद करते हैं। उनके देश में जब फासिस्ट हुकूमत कायम है, तब इन दोनों नेताओं के दिल पर क्या गुजर रही है। तिलक के मस्तिष्क कोश जैसे फूट पड़े हैं, जिससे उनकी नाक से खून बह रहा है। महात्मा गांधी एक बोरा ओढ़े सर्दी में ठिठुर रहे। उन्हें तिलक की तुलना में जनता की शक्ति का एहसास ज्यादा था, इसीलिए वे काव्य नायक से कहते हैं कि जनता में भरोसा रखो, उसी में भविष्य निर्माण की शक्ति है। तो खैर, चौथे संवाद पर हम फिर आते हैं। तो गांधी जी यहाँ पर एक शिशु देते हुए कहते हैं कि यह चुपचाप सोया हुआ था। चुपचाप शब्द पर बहुत स्ट्रेस है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। और कहते हैं कि इसे आगे सुरक्षित रखना है और संभालना है। शिशु भविष्य का प्रतीक माना जा सकता है, जैसे कि सूरज का 7वां घोड़ा में भी जो शिशु है भविष्य का प्रतीक है, तो एक अर्थ में भविष्य की ओर वो ले जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक वह गांधी जी के पास था, चुपचाप सोया था, कोई हलचल या एक्टिविटी उसमें नहीं थी। और यहाँ पर गांधी जी स्वयं को अप्रासंगिक बता चुके हैं। तो हो सकता है कि उस शिशु को इसीलिए वो काव्य नायक को सौंप रहे हैं। फिर आगे वो काव्य नायक कहता है कि मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने में वहां पर कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, और ज्यादा गहरा व और ज्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। बालक लिपटा है मेरे इस गने से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी, आकाशी तारों को साथ लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जाता हूँ
फासलों की खोहों की कहो। तो काव्य नायक के पास प्रतिवाद या परस्पर संवाद का कोई अवसर नहीं है। यानी गांधी जी जब उसको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो कुछ बदले में नहीं कह सकता है, और उसे न निभाने का विकल्प उसके पास नहीं। जो वो शिशु है उसको वो कैसे इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि नन्हा सा आकाश, यानी संभावनाएं बहुत है तथा वो कोमल है, यानी बहुत प्रेम का एहसास दिलाता है। और वो गांधी जी के पास रहा भी है तो निश्चित रूप से ये जो गुण है वो उसके भीतर होंगे ही होंगे, लेकिन वह बना रहे, सुरक्षित रहे, ये एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जो काव्य नायक के कंधों पर आ गई। तो भविष्य की आशंकाओं और दूरियों के साथ सकारात्मक रूप में आकाश के तारों के साथ वे आगे बढ़ते हैं। पहले इन्हीं तारों की आंखों से इन्हें जो संकेत दिए थे, उसी के बाद तिलक जी और गांधी जी से इनका संवाद बनता है। तो वो संकेत जिस पॉजिटिवनेस की तरफ इशारा कर रहे थे, वो यहाँ पर आकर के बात समझ में आती है कि वो तिलक और गांधी जी के साथ संवाद। आगे देखिए, सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु, अरे अरे वह स्वर अतिशय परिचित, पहले भी कई बार कहीं तो सुना था। उसमें तो स्फोटक शोक का आवेग, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर यदि कोई वह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ, बहुत दुलारता, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने, अधभूली लोरी ही होठों से फूटती। मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार, गीले गीले अंगार टपकते हैं मुझ पर। तो जब शिशु रो उठता है तो काव्य नायक पहचानते हैं कि वह स्वर परिचित है। परिचय का कारण है कि वह अपनी क्षोभ, शिकायतें और क्रोध व्यक्त कर रहा है। पीछे के भागों में सिरफिरे का गीत आया था, और दूसरे भाग में जब वो दरवाजा खोलते हैं तो पक्षी आकर के भी एक संदेश उनको देता है, उस आत्मा की प्रतिभा के बारे में, परम अभिव्यक्ति के बारे में कि वो चला गया है, नहीं आएगा। एक तरह से देखें तो जो ये पिछली जितनी आवाजें हैं, परिचय का एक जो कारण है वो इन पीछे के पात्रों से भी बनता है, क्योंकि उनके साथ आवाजें मिल रही हैं। इससे, इसके रोने से, शिशु के या ये क्रोध व्यक्त करने से उनके मन में डर बैठता है कि उसकी आवाज पीछा करने वाले सैनिक यदि सुन लेंगे तो दोनों पकड़े जाएंगे। वे उसे शांत करने के लिए एक भूली भाली लोरी सुनाते हैं। अधभूली लोरी कहा उन्होंने, जो कि पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन लोरी सुनकर उसका क्रोध और बढ़ता ही चला जाता है। तो ये फिर एक संकेत है कि क्यों जो गांधी जी के संदेश थे या उनके पीछे के जो किए हुए कार्य थे वो अप्रासंगिक होते चले जा रहे थे। इससे उनकी मनस्थिति और भयावह हो जाती है और उन्हें लगता है कि जैसे उस शिशु की आवाज गीले अंगारों का काम कर रही है। पांचवें भाग में भी बच्चों का जिक्र हुआ था कि वे भीख मांगते, अगर नहीं छोड़ दिया जाता उन प्रसंगों को तो। लेकिन यहाँ तो खुल करके देखा जाए तो बच्चा ही जो है वो विद्रोह के लिए आवाज उठाने लग गया है। लेकिन ये फिर बात ध्यान दीजिए कि जब तक वह गांधी जी के पास था तब तक चुपचाप सोता था, लेकिन जब काव्य नायक के पास आया तो मुखर विद्रोही हो गया। यानी कि इसको भी व्यक्तित्व का जो रूपांतरण है उसके साथ जोड़ करके देखना चाहिए। अब आगे वो क्या कहते हैं कि किंतु ना जाने क्यों बहुत प्रसन्न हूं, जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हूँ, आत्मा है गीली, पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा है। तो जो ये शिशु का व्यवहार है, विद्रोह करने का, रोने का, क्रोध व्यक्त करने का, इससे नायक का द्वंद्वात्मक परिचय
मिलता है। एक और तो वो डरा हुआ है कि जो सैनिक है वो आवाज़ सुन लेंगे तो इसलिए लोरी सुनाता है, लेकिन जब उसके विद्रोही तेवर देखता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसकी पीठ थपथपाता है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं काव्य नायक डर के मारे नहीं कर पाया, वह शिशु बहुत स्वाभाविक रूप से करने लग गया। वह डरता नहीं, हार नहीं मानता, लड़ता है। ये शिशु के बारे में एक धारणा यहाँ पर बनती है। यहाँ फिर नायक आत्मा को गीला बताता है कि आत्मा गीली हो गई है, जो पांचवें भाग की फिर से याद दिलाता है कि जब उसके रेडियो एक्टिव रत्न प्रपात से गीले होकर के रंगों को अभिव्यक्त कर रहे थे। तो इस तरह से देखें तो ये जो द्वंद्वात्मक एक परिचय है काव्य नायक का, वो यहाँ पर शिशु के रोने के कारण ये बनता है। आगे कह रहे हैं कि डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय की थाह में रक्त का तालाब, रक्त में डूबी है द्युतिमान मणियां, रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें, अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ, अंधियारी गलियों में चला जा रहा हूँ। रुधिर शब्द का मतलब रक्त या लहू होता है। तो वो कहते हैं कि गलियों में चलते जाते हैं और संकल्प वो दोहराते चलते हैं कि शासन के खिलाफ मोर्चा लेने के, उसके संकल्प दोहराते चलते हैं। और रक्त के तालाब का एहसास होता है जो हृदय में भर गया है। उस रक्त से जो मणियां थी वो गीली होकर चमक उठी, और उस रक्त में ही वो संकल्प उनके साथ चलते हैं। तो इस स्थिति पर रामविलास जी कहते हैं कि पहले संदर्भ में इन मणियों का उल्लेख नहीं है। जब रक्त जो है वो रक्त का तालाब आत्मा में इकट्ठा हो जाता है, तब की बात कर रहे हैं तिलक जी के सामने। तो पहले संदर्भ में इन मणियों का उल्लेख नहीं है, किंतु दोनों संदर्भों में खून के तालाब का बिंब अकारण नहीं है, यद्यपि ऊपर से देखने में अबुद्धि संगत लगता है। ये कथन है रामविलास जी का। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि रक्त से भिगोने का मतलब ये है कि चीज़ों का आपस में आत्मसात हो जाना है। रक्त वो जगह है जहाँ पर कई पदार्थ आपस में घुलते मिलते हैं, तो यहाँ उसी ओर संकेत जाता है। आगे कहते हैं कि इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा, कंधे पर कुछ नहीं, वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकिरण कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैले हैं किरणों के कण-कण। भाई वाह, यह खूब। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाजा खुला हुआ देखता। जीना है अंधेरा, कहीं कोई डिबरी सी टिमटिमा रही है। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे क्या हुए, कहाँ गए? कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा, ओहो बंदूक आ गई, वाह वाह, वजनदार राइफल, भाई खूब। एक गली आती है जहाँ एक दरवाजा खुलता है, सीढ़ियाँ आती हैं और अंधेरा वहाँ पर फैला हुआ। उसमें एक प्रकाश का स्रोत दिखता है जिसकी तरफ काव्य नायक बढ़ते हैं, तो पाते हैं कि फूल की जगह बंदूक ने ले ली। फूल की जगह बंदूक ने ले ली है। बच्चा गायब होकर के वहाँ पर फूल आ गया था और अब फूल की जगह बंदूक आ गई है। तो बंदूक ने जो है वो फूल की जगह ले ली। यहाँ एक चीज समझ आती है कि अंततः जो गांधी जी का दिया हुआ शिशु है वह फूल में परिवर्तित हुआ और फूल से वह बंदूक में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो जो गांधीवादी जो व्यक्तित्व है वो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला था, लेकिन अब शोषण का के प्रति विद्रोह करने की प्रक्रिया में फूल गायब हुआ और उसकी जगह बंदूक आ गई। यानी हिंसा के द्वारा, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा क्रांति की बात यहाँ पर
देखी जा सकती है। तो इस परिवर्तन से जो कवि है वो बहुत खुश है, प्रसन्न है। तो इस स्थिति में रामविलास जी कहते हैं कि दायित्व बोध का शिशु लेकर वे कुछ दूर चले थे, किंतु अकस्मात वह कहीं चला गया और सूरजमुखी फूलों के गुच्छे रह गए, जिनसे प्रकाश फूटकर कवि के शरीर पर और रास्ते पर फैल गया। सामाजिक दायित्व बोध, इस टिप्पणी को ध्यान से देखिए कि सामाजिक दायित्व बोध जब यूं रहस्यवाद में बदल जाएगा तब व्यक्तित्वांतर की क्रिया कैसे पूरी होगी। इसीलिए कविता के अंत में वह अपनी अभिव्यक्ति ढूंढते रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो रामविलास जी जो है वो कहते हैं कि जो सारा दायित्व बोध है वो एक प्रकार के रहस्यवाद में आ गया। तो यहाँ रहस्यवाद के आ जाने से फिर जो स्पष्टता है वो खत्म हो जाती है और जो दायित्व बोध है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इसी स्थिति पर नामवर जी ने अपने लेख अंधेरे में परम अभिव्यक्ति की खोज में उन्होंने कहा है कि सामान्यतः असंभव प्रतीत होने वाली घटना भी स्वप्न संभव दिखाई जा सकती है और उसके औचित्य के बारे में कोई संदेह भी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अंधेरे में के अंदर गांधी जी काव्य नायक के कंधे पर एक शिशु रखकर अचानक गायब हो जाते हैं और वही शिशु थोड़ी देर बाद सूरजमुखी फूल के गुच्छे में बदल जाता है, जिसके स्थान पर अगले क्षण वजनदार राइफल आ जाती है। तो वो यहाँ पर एक तरह से शिल्प की बात कर रहे हैं कि स्वप्न के कारण ये चीजें संभव होती हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि यदि स्वप्न कथा की शैली ना होती तो इस प्रकार के चमत्कार कैसे संभव होते। बिना सपने को शिल्प में लाए जो है ये चमत्कार तार्किक रूप से नहीं किए जा सकते। किंतु ये चमत्कार अपने आप में सार्थक नहीं है। वो आगे कहते हैं सवाल यह है कि कवि इन चमत्कारों के जरिए हासिल क्या करना चाहता है, हासिल क्या करता है। यदि ये चमत्कार वास्तविकता के किसी विशेष पहलू को उजागर करने में समर्थ नहीं होते तो वे केवल कुतूहल के विषय होकर के रह जाएंगे। तो हमें यह देखना है कि ये जो चमत्कारिक घटनाएं हुई तो क्या ये वास्तविकता से जुड़े हैं या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये पूरा एक व्यक्तित्वांतरण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। आगे वो एक लाइन और कहते हैं कि यहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अयथार्थवादी शिल्प के औचित्य का प्रश्न उठता है। तो कुल मिलाकर को ये कहना चाहते हैं कि शिल्प भले ही अयथार्थवादी हो, लेकिन अगर उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी है तो वो अधिक महत्वपूर्ण है। और इसे उन्होंने मुक्तिबोध जी के ही एक उदाहरण से भी उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो इस भाग में यहीं तक हम करेंगे। इसके अगले भाग में जब सीन बदलेगा और कलाकार वाला प्रसंग आएगा तब हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत